यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर खबर है। आयोग के दफ्तर के सामने 20,000 से ज्यादा छात्र धरने पर बैठे हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। छात्रों को धरने पर बैठे 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धरना जारी है, नारेबाजी हो रही है। धरना स्थल पर ना तो किसी छात्र संगठन और ना ही किसी राजनीतिक दल का झंडा नजर आ रहा है। छात्र केवल तिरंगा लहराते दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क से महज 200 मीटर की दूर इस आंदोलन के दौरान छात्रों के हाथों में शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीरें लहराती नजर आई। छात्र बार बार कहते रहे कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और मांगे पूरी होने तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। अब प्रयागराज में दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है और छात्रों का विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों के धरने की ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग और इसी मांग को देखते हुए जारी प्रदर्शन। करीब 20,000 छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती की भी ये तस्वीर देखिए। पिछले कई घंटों से जारी इस प्रदर्शन के बीच इस वक्त की तस्वीर क्या है? टीवी 9 संवाददाता उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए कुछ ही देर पहले की विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। घर वालों को पता है कि आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारा टाइम पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइम ही हमारा वेस्ट हो रहा है। 2 साल से 1-1.5 साल से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कोई टाइम वेस्ट, पारदर्शिता चाहिए हम लोग को। हम अपना 1-2 दिन देके हम अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए। और ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए इस तरह के बैनर्स को जरा दिखाइए। ये देखिए, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और ये देखिए किस तरह से छात्रों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग बात करना चाहती है, थोड़ा सा जगह दीजिए जरा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए और हम लोग कल से धरना दे रहे हैं तो उस चीज का 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करवाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। बिना नोटिस लिए नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ से, जब तक नोटिस नहीं आएगा आयोग का तब तक। 1 डे 1 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, एक दिन की लड़ाई नहीं। 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट 1 डे। ये जरा देखिए उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा का दफ्तर और ये आप छात्रों का आंदोलन। और ये देखिए पहले जनाब को शिशु को उछाल दो, फिर घोषित प्रबोध को जरूर उछाल दो। इस तरह के बैनर्स, पोस्टर, आंदोलन, स्वर, आवाज देकर ये तमाम छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को धार मिलती जा रही है क्योंकि छात्रों का जन समूह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 24 घंटे से जारी प्रदर्शन की आज की तस्वीर आपने देखी। अब प्रदर्शन की वजह भी जान लीजिए। आखिर क्यों सड़क पर उतरे हैं छात्र? क्योंकि पीसीएस और प्री आरओ एआरओ प्री परीक्षा का ये मामला है जहां एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की मांग की जा रही है। हालांकि पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है। आरओ एआरओ परीक्षा 22-23 दिसंबर को होनी है। अब प्री परीक्षा 2 दिन में कराए जाने का विरोध जताया जा रहा है। और प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थी जिस तरीके से मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की आज की तस्वीर भी आपने देखी है। लेकिन छात्रों के धरने पर अब जिस तरीके से सियासत हो रही है, धरने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट किया है उसके बारे में और जानकारी आपके सामने, जहां उनकी तरफ से लिखा गया योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है, अयोग्य लोगों का योग्य आयोग नहीं चाहिए। अब इस बीच आपको बता दें, छात्रों के धरने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों की चिंता गंभीर और महत्वपूर्ण और छात्रों की चिंता परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है।
जल्द आपको बता देते हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक्स पर क्या लिखा है। यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे। लेकिन अब प्रयागराज में जारी धरना और धरना दे रहे छात्र एक पाली में एक एग्जाम के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आखिर है क्या, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त विरोध की ये तस्वीरें सामने आ रही है, उनकी आखिर मांग क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। कई दिन होने वाली परीक्षाओं में ये लागू होते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें एक ही परीक्षा का अलग अलग दिन आयोजन, साथ ही हर दिन परीक्षा में सवाल भी अलग अलग होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र ज्यादा टफ होता है, कठिन होता है। अलग अलग प्रश्न पत्र कठिन या आसान हो सकते हैं और अंतर को खत्म करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की यहां पर बात कही जा रही है। ऐसे में वर्सेटाइल पर तैयार होता है ये पूरा का पूरा रिजल्ट। तो ये वो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसके तहत इस वक्त की जा रही मांग पर गौर किया जा रहा है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस मांग को देखते हुए अब किस तरीके से पूरे मामले पर सियासत हो रही है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब ये खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार से पुतिन की रक्षा होती है वो हथियार आधा दर्जन देशों को दुश्मन के गोलों से बचाता है। वो हथियार बहुत जल्द अब भारत में आ सकता है और यही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पंसर सेना को मिल सकता है। पंसर एयर डिफेंस दुश्मन की गोलियां, उनके गोलों, मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर देता है। यह एयर डिफेंस दुनिया के सबसे अव्वल एयर डिफेंस में शामिल है। भारत और रूस के बीच पहले से ही S-400 एयर डिफेंस के लिए समझौता हुआ है। रूस 5 S-400 ट्रांसफर करने वाला है, जिसमें से 3 S-400 भारत आ चुके हैं, अहम लोकेशंस पर तैनात भी हो चुके हैं। अब पंसर एयर डिफेंस भी भारत को मिल सकता है। तो भारत और रूस का ये जिस सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर रहा है, उसी के तहत आज की खबर जरा समझिए, क्योंकि भारत ने रूस से दर्जनों हथियार तो खरीदे हैं। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और रूस के सरकारी हथियार निर्यातक ROE के बीच एक MOU पर साइन हुआ है और MOU में साइन गोवा में 5वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सब ग्रुप की मीटिंग के दौरान यह हुआ। पंसर सतह से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसे दुश्मन के युद्धक विमानों, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और UAV को भी मार गिराने में कैसे सक्षम है, इस बारे में चर्चा के लिए आपको बता दूं मेरे सहयोगी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अंजू से भी हम इस बारे में लेंगे जानकारी, जहां जानिए कैसे पंसर एयर डिफेंस काम करता है और इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसकी खूबियों को देखते हुए ये साफ हो गया कि ये हवा से आ रहे दुश्मन पर पैनी नजर रख सकता है और हवा से खतरा किसी भी स्तर पर आ रहा हो, चाहे वो ड्रोन के जरिए आ रहा हो, हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहा हो, जेट के जरिए आ रहा हो, मिसाइल के जरिए आ रहा हो, ये इसे मारने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये एक शॉर्ट रेंज है, लेकिन शॉर्ट रेंज होने के बावजूद जिस तरीके से ये हवा पर नजर रखता है, रूस की ही ये पंसर अब भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी क्षमताओं के बारे में भी सुमित से सवाल करूंगी। भारत के लिए इसका महत्व क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि पंसर की ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हवाई रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यही इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहां इस पंसर के जरिए ये साफ हो गया कि ये कितना मोबाइल है। मोबाइल यानी किसी भी हालात में किसी भी जगह पर ये ऑपरेट कर सकता है और हवाई रक्षा के लिहाज से इसे जो डिजाइन किया गया है। सुमित, 1 मिनट के लिए मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन भी आप करिए, क्योंकि ये आप डिफेंस एडिटर के तौर पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि पंसर को देखते हुए आज ये खबर कितनी बड़ी है। किसी भी हवाई
खतरे को ये कितनी आसानी से भांप सकता है, जल्द बता दीजिए। देखिए सुरभि, हवाई खतरों की डायमेंशंस अलग अलग होती है। कुछ खतरे बहुत दूर होते हैं, लॉन्ग रेंज के होते हैं, कुछ बहुत करीब होते हैं यानी शॉर्ट रेंज, और कुछ होते हैं मीडियम रेंज के। ये जो पंसर S1 की हम बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट रेंज की आप बात कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आपके शॉर्ट रेंज पे ये UAV खासतौर पे जब आपके करीब आ जाते हैं, आपके पास वो अटैक हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आपके पास आ जाते हैं, तब आप इनको अटैक कर सकते हैं। और खास बात यह है कि कई बार दुश्मन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या लो फ्लाइंग कर आपके इलाकों में पेनिट्रेट करता है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसलिए जरूरत है क्योंकि एक के बाद एक लेयर तैयार की जाती है डिफेंस मैकेनिज्म में, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो भारत के लिए मददगार होगी। बिल्कुल, तो रूस की ये पंसर किस तरीके से, कितनी खूबियों के साथ भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रूस की पंसर एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हवाई रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम मिसाइल और तोप का मिला जुला रूप है, यही आपको हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पंसर में सतह से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें होती हैं, 30 mm की 2 तोपें लगी होती हैं, और इसमें एडवांस रडार के साथ साथ ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और अटैक करने में सक्षम है। इसे ट्रक या बख्तरबंद वाहनों पर लगाया जा सकता है, जिससे इस युद्ध के मैदान में तेजी से तैनात भी किया जा सकता है। रूस पंसर का इस्तेमाल अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तो करता ही रहा है, इसे कई देशों को निर्यात भी करता है। खासतौर से सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण इमारतों और संवेदनशील जगहों की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पंसर की खूबियों के बारे में जिस तरीके से सुमित हमें बता रहे थे, फिलहाल ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन, हवा में मार करने वाली ऑटोमेटिक कैनन, टारगेट का पता लगाने, अटैक करने की क्षमता रखती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों से ये लैस है। हाई फ्रीक्वेंसी एंगेजमेंट रडार से ये लैस है। थर्मल इमेजिंग सेंसर से टारगेट सेट करने में भी ये सक्षम है। लेकिन अब इन तमाम खूबियों के बीच अंजू निर्वाण, आपसे ये सवाल, भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण? जी सुरभि, ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो दोनों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे चीन की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों से कहीं ना कहीं भारत को चुनौती है। और वहीं अगर हम इस सिस्टम की बात करें, पेंसिल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम है। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आजकल जिस तरह का वॉर सिनेरियो है उसमें ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से अटैक किए जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस सिस्टम के अंदर 12 मिसाइलें लगी हुई हैं, साथ में 2 तोप लगी हुई हैं, और ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि 36 किलोमीटर तक की दूरी के जो सिस्टम है, जो चाहे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही ये उस पर अटैक कर सकता है। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में आप इसकी खूबी समझिए कि खुद रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद इसकी सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। तो ऐसे में भारत को अगर इस तरह का सिस्टम मिल रहा है तो ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण डील हो जाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंजू, आपका। सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन रोबोटिक म्यूल्स को हम अमेरिका और चीन की सेना में देखते थे, अब वैसे ही रोबोटिक म्यूल भारतीय सेना में भी शामिल किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े में अत्याधुनिक हथियार, बेहतरीन उपकरण और गैजेट्स को शामिल कर रही है। अब भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 100 रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट यानी म्यूल की तैनाती की है। अब रोबोटिक म्यूल एक रोबोटिक डॉग है जिसे युद्ध और सर्च ऑपरेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये रोबोट दुर्गम इलाकों, खड़ी पहाड़ियों और यहां तक कि सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ये काम करने में सक्षम है। रोबोटिक म्यूल 15 किलोग्राम तक का भार ले जा सकते हैं और इन रोबो में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड टेक्निक लगी हुई है जो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान में मददगार होती है। आपको बता दें, रोबोटिक म्यूल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि युद्ध के समय फ्रंटलाइन सैनिकों तक हथियार से लेकर रसद की आपूर्ति तक कर सकते हैं। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट ने सेना को मिले इन्हीं रोबोटिक म्यूल्स पर यह रिपोर्ट भेजी है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया हथियार है। इसका नाम है रोबोटिक म्यूल। इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये रोबोटिक म्यूल है और आप तस्वीरों में देखिए इसकी अगर खासियत की बात की जाए ये तकरीबन 52 kg है और ये ऑपरेशन यानी कि आतंक का काल भी इसे माना जाता है। तकरीबन 3 घंटे तक ऑपरेशन टाइम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात की जाए
तो 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और अगर इसके पेलोड की कैपेसिटी की बात की जाए 10 केजी तक ये पेलोड जो है वो उठा सकता है। खास बात ये कि इसके अंदर तकरीबन 5 कैमरे लगे हुए हैं, दिन हो या रात इस तरीके से ये पूरी लाइव फीड जो है वो दे सकता है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं ऑपरेशन साइट में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातें देखने को मिली है सामने, और उसके बाद ये भारतीय सेना का नया हथियार है जिसको आप देख रहे हैं, और ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। सबसे खास बात ये कि ये मेड इन इंडिया है, और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, और ये बेहद ख़ास हथियार जो है ये हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। और जाहिर तौर पर जिस जगह पे भी आतंकी छुपे होंगे वहाँ पर ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो दिखने पर छोटे जरूर हैं लेकिन दुश्मनों के लिए उतने ही घातक साबित होने वाले हैं। इन ड्रोन्स को तैयार करने में वैज्ञानिकों को करीब 2 साल का समय लगा। ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये आत्मघाती ड्रोन अब दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने में काफी मददगार साबित होंगे। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये पड़ोसी देश में जाकर वापस आ सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। इसके उड़ान भरने से पहले लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी और रूट मैप को भी दर्ज कर दिया जाता है। अगर जीपीएस फेल भी हो जाए तो भी ये ड्रोन सिस्टम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही गिरेगा। उड़ान के समय इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और लक्ष्य पर गिरने के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो इन्हें दूसरे ड्रोन्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक भी बनाता है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इन उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उपचुनाव पर आज का स्पेशल शो प्रयागराज की फूलपुर की सीट से, जहां TV9 संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। चलिए 2027 के सेमीफाइनल में जनता का मूड जानते हैं सीधे फूलपुर से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे, और इस बार किसकी सत्ता में ये स्पेशल शो लेकर पहुंच गए हैं हम उत्तर प्रदेश के उन विधानसभाओं में जहां पर उपचुनाव होना है। और मैं प्रयागराज की धरती पर मौजूद हूं, और प्रयागराज में ही फूलपुर की वो विधानसभा आती है जहां पर उपचुनाव होना है। और ये विधानसभा, ये लोकसभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार इन सीटों पर कब्जा बीजेपी का बना हुआ था। 2019, 2024 और अब 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, सवाल ये है कि उपचुनाव में कौन जीतेगा। आज चूंकि हम प्रयागराज में मौजूद हैं, प्रयागराज में न सिर्फ कुंभ हो रहा है बल्कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सबसे बर्निंग टॉपिक छात्रों का वो मसला जिसको लेकर हजारों की तादाद में छात्र आज उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरनारत है और पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं। तो पहला सवाल उन छात्रों से, और जोरदार तालियां जरा बजाइए उन छात्रों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद उन छात्रों के कुछ प्रतिनिधि हमारे शो में आए। हालांकि शो पॉलिटिकल है लेकिन सवाल बहुत वाजिब है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, और क्या छात्रों की मांग सरकार सुनेगी, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक सबने सवाल खड़े कर दिए हैं और सब अपने अपने तरह से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप लोग उन छात्रों के संगठन से आए हैं जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर कल सुबह 11 बजे से धरना दे रहे हैं। कल बल प्रयोग भी किया गया है। क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं? देखिए, अभी मैंने जब यहाँ पर आया 5 मिनट सबको सुना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ बोला हो। चुनाव कैसा होगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, 2-4 चेहरा अगर छोड़ दिया जाए भैया लोग को, इनके अलावा कोई वहाँ पर प्रयाग स्थल पर नहीं दिखा। भैया लोग मतलब कौन सी पार्टी कोई नहीं था वहाँ पे। ये लोग पार्टी में नहीं थे, स्टूडेंट के रूप में थे। मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा सदस्य हो जो मतलब छात्र के लिए बोला। छात्र कल से देखिए बिना खाए पिए वहाँ लगातार रह रहे हैं। किसी बोलिए आप नहीं देखिए बीच में बात सुनिए। हेलो, अरे आप बोलिए बात ना काटिए बीच में। छात्रों का आंदोलन किस बात को लेकर है, सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए। देखिए, छात्र ये चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो। जिंदाबाद। 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन का। कितने लोग यहाँ पर हैं, हमको तो अधिकतर पता नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है किसी को मालूम नहीं मालूम है। यहाँ पर सरकार की दलील ये है, सरकार ये कह रही है कि भाई पेपर लीक होता था, भर्तियां लंबित थी,
उस प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये प्रक्रिया को लाया है, एक नई प्रक्रिया को अपना रहे हैं। सरकार से छात्र क्या चाहते हैं ये बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी तक बीजेपी सरकार ने क्या कर रहा था? एक राष्ट्र एक चुनाव। सोचिए, चुनाव में पूरे करोड़ों लोग चुनाव वोट डालते हैं, मगर 10 लाख 5 लाख स्टूडेंट का क्या? आप लोग भी उसी संगठन से आए हैं, छात्रों के संगठन से, क्या चाहते हैं ये बताइए सर। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए किसी भी हाल में, नहीं, एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। पार्टी, आप सरकार से भरोसा है आप लोगों को? सरकार ने कह दिया है कि हम अपनी प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? आप लोग 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला था कि 6 माह में एग्जाम होना चाहिए। 6 माह बीते हुए 2 माह हो भी चुके हैं, आयोग तब भी नहीं मान रहा है। नई प्रक्रिया के तहत अब नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इनकी पूरी क्लियर नहीं है, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे छात्र? अब सरकार ने कह दिया हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम रिवर्ट बैक नहीं कर रहे। तो हम भी घुटने नहीं टेकेंगे, हम भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक ये नोटिस नहीं ला देते। अब ये बताइए, अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर, क्योंकि अब मुद्दा चुनाव का है। बीजेपी के कुछ नेता भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता हैं, उन सबसे जवाब लेंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या छात्रों के मसले पर, छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है या ठीक कर रही है पारदर्शिता करके? अन्याय कर रही है, केवल अब मूर्ख बना रही है। पूरे सरकार सपोर्ट में है छात्र के, ऐसी बनी। देखिए, सरकार गलत नीतियों को खत्म करके एक नई प्रक्रिया अगर ला रही है तो कुछ अच्छा करके ही ला रही होगी। यादव सेवा, लेकिन जिनके लिए लाया जा रहा है, जिनके लिए लाया जा रहा है, जब वही तैयार नहीं है तो फिर इस प्रक्रिया का मतलब क्या? सर, ऊपर जो बैठा अधिकारी इन्हीं लड़कों के बीच से पढ़ के वहां बैठा हुआ है, वो भी पढ़ के ही गया है। अगर कोई नियम बनाएगा तो इन लड़कों के हित में होगा। आज ये है, कल मेरा भाई होगा, मेरा लड़का भी होगा। छात्रों के हित में है सरकार, क्योंकि छात्र तैयार नहीं है भाई इसके लिए। छात्र हमारे बीच में हैं, हजारों की तादाद में छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप लोग जाएंगे मिलने, समझाने के लिए, मनाने के लिए? और छात्र अगर चाह रहे हैं तो उस प्रक्रिया का पालन कब होगा? देखिए, छात्रों के साथ सरकार हमेशा से रही है, आज भी है। कोई नया प्रयोग जब आता है उसको लाया गया, आज छात्रों ने उस पर विरोध करना शुरू किया। आज आप जाएंगे आयोग पर, कल से अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज़ सही होगी, कोई गलत होगी, कोई प्रक्रिया 100% ना सही होती ना 100% गलत होती। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब पुलिस भर्ती हुई तो परीक्षा लीक हुई। इसी सरकार के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने 5 दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराने का काम किया। यही सब छात्र हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं दी, लेकिन क्या किसी ने सरकार के फैसले से सहमत है या असहमत है? सरकार, हाथ उठाकर बताइए, सरकार के फैसले से सहमत है या असहमत है? हाथ उठाकर, सहमत या सहमत? अब वापस लौटते हैं चुनाव के मुद्दे पर, उधर चलिए थोड़ा। अब असहमत है, 50 कापी बदल दी गई। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेकर विवाद है, परीक्षा को लेकर विवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन भी साफ पाक नहीं है। अनिल यादव के राज में ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई जिसको लेकर चैलेंज हुआ, दबाव पड़ा, ये पारदर्शिता ना बरतने के आरोप लगाए। अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस मसले पर? देखिए, आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप बात कर रहे हैं। वो ऐसा हुआ था कि नहीं अनिल यादव का? अच्छा, अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है, मैं छात्रों से पूछ लूं, मैं छात्रों से आहिर आयोग किसने लिखा था? अभी बताइए, नौजवानों की बात करेंगे। आज जो मुद्दा है, आज शहर के अंदर योगी जी की सरकार है भैया। क्या साबित किया कि अनिल यादव ने क्या साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दाग लगा है इसमें? तो अनिल यादव भैया, आओ बताओ। सारे धूर्तों की कोई बात नहीं, वो अपनी बात ही अपनी बात, हम चल रहे हैं। नेताओं पर भरोसा नहीं है, नेताओं पर भरोसा नहीं है। छात्रों को नेताओं पर भरोसा है कि नहीं है? सर, ये जितने जो भी कह रहा है कि भाजपा सही कर रही है, किसी एक से हमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये प्रूव करके दिखा दे सही है। हम धरना प्रदर्शन कह रहे हैं कि आप लोग जो भाजपा के नेता है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ला तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं क्या है नॉर्मलाइजेशन। ये प्रक्रिया कोई सरकार का कोई काम करती है, कोई संविधान संशोधन करती है, तो क्या सड़क पे हर व्यक्ति को पता रहता है क्या संविधान? आपको पता है कि नहीं है? मुझे ये पता है कि अगर पुलिस की भर्ती 5 दिन में 2 पाली में हो सकती है तो 2 दिन में 2 पाली में। नॉर्मलाइजेशन पता है कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन में मुझे, आपको नॉर्मलाइजेशन पता है? जी हाँ। क्या पता है, क्या है नॉर्मलाइजेशन? देखिए, जो एग्जाम की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन क्या है सर, पता है कि नहीं है? साफ बताइए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं।
पता है कि नहीं है? नॉर्मलाइजेशन पता है कि नहीं है? नहीं पता। चलिए वापस लौटते हैं, वापस देखिए हम लोगों को ये बताइए, जब आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए तो आज अखिलेश यादव जी से सवाल आप कर रहे हैं। आज आप बताइए, जो नौजवान छत के नीचे जिस तरीके से ठंडी में छत समय भ्रष्टाचार हुआ तो सीधे क्यों नहीं हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो गांव गरीब किसान के लड़के आए हैं उनको नौकरी नहीं। अध्यक्ष जी, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है लेकिन सपोर्ट में है। फूलपुर में मुद्दा क्या होगा इस बार बताइए? क्या अपराध मुद्दा होगा, गुंडागर्दी मुद्दा होगी, विकास होगा, कुंभ होगा या एग्जामिनेशन होगा? क्या है मुद्दा ये बताइए? आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। फूलपुर में मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के है। आम जनता महंगाई से परेशान है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी उससे परेशान है। अच्छा भैया, अच्छा ये बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन पर सवाल पूछा, कोई भाजपा का नेता बता नहीं पाया। आप कांग्रेस के नेता हैं, क्या आपको आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब पता है? का मुद्दा जो है आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता? आपको पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? आपको पता है? मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं? पता है? आपने छात्रों की मैं बता रही हूँ, देखिए नॉर्मलाइजेशन ये है कि 2 पाली में जो एग्जाम हो रहा है उसको 1 पाली में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये बता रही हूँ, सुन लेना। जैसे 2 पाली में एग्जाम होगा तो 100 क्वेश्चंस के पेपर हुए 2 पाली में, ठीक है? तो किसी पाली में मान लीजिए कि पेपर इजी आ गया तो उसका जाएगा स्कोर 90%, और किसी पाली में पेपर मान लीजिए, मतलब इनको पता है, ठीक है? अब वापस आ रहे हैं, अब मुद्दे पर आ रहे हैं। अब विकास का मुद्दा, अच्छा अब हो गया, अब एक ही मुद्दे पर नहीं। अब देखिए, अब विकास का मुद्दा, मनीष थोड़ा इधर करें। अब देखिए, अब मेरा सवाल आप लोगों से, अब चुनाव पर आ रहे हैं। अरे हम देखिए, ये सिर्फ जब संगम तो इतने लोगों के एक साथ नहीं ला सकते हैं, लेकिन पेपर एक साथ नहीं दे सकते। आधार देखिए, मैं छात्र हूँ, यहाँ कौन छात्र है? दिखा दे, आरोप फॉर्म भरा हो, मैं दिखा रहा हूँ, आधार कार्ड देख लीजिए, ओरिजिनल छात्र हूँ, कोई फर्जी नहीं हूँ, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा। सिर्फ अब ठीक है, अब हो गया, अब मेरी बात नहीं, अब हो गया, नहीं, अब मेरी बात। अब देखिए, अगला सवाल। अच्छा, अब अगला सवाल सुन लो भैया, अरे मेरे भाई बात सुन लो, अगला सवाल लोगे? अब ये बताइए कि प्रयागराज में, ये बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता, भैया सुन तो लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। किसकी सरकार में प्रयागराज में, फूलपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी हमको बोलने मौका नहीं। अखिलेश जी। किसके राज में सबसे ज्यादा विकास? अखिलेश यादव या योगी जी? इस मुद्दे पे अगर आप करना चाहें, एक आ रहे हैं, मैं बताती हूँ ना। योगी जी, अखिलेश ऐसा नहीं, मैं एक अधिवक्ता हूँ। चलिए, आप कह रहे हैं, अब आप बोलिए, अब एक एक करके सबसे बात करेंगे। देखिए, ये एक डिबेट शो है, ना कि ये केबीसी का प्रोग्राम चल रहा है कि सवाल आ गया जवाब दो। पहले मुद्दे की बात करिए। कल छात्रों का मसला था तो जवाब तो देना पड़ेगा। छात्रों का मसला, छात्रों ने पूछा था, इसलिए मुझे लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ, कल छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है। आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके बाद आयोग भी 10 मिनट के लिए, मैं सुबह लगातार लाइव दे रहा हूँ, 2 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं छात्रों के साथ खड़ा था। उसके बाद यहाँ भारतवर्ष में भी नहीं चला। यहाँ जब से आप प्रयागराज आए तो पहले आप छात्रों की बात, लाठीचार्ज कर रहे हैं, बर्बरता से मार रहे हैं, और 10 से 15 हजार छात्र अभी वहां रात भर डटा रहा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ छात्रों से राजनीति होती है। अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने यहाँ पर जो चुनाव हो रहा, चुनाव को लेकर के आप ये बात कर रहे हैं, तो चुनाव में ये मुद्दा यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का बन चुका है, क्योंकि लगातार वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, और ये परीक्षा। ठीक है, आप बोलिए क्या कर, जल्दी मुद्दे पर आइए। अरे पूछेंगे तब तो मैं बोलूंगा। क्या मुद्दा है? यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? और एक नारा, अच्छा ये बताइए, प्रयागराज और पूरे प्रदेश में एक नारा चल रहा है, 2 नारे चल रहे हैं।
बीजेपी की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, सुन लीजिएगा। और अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नारा कौन सा चल रहा है ये बताइए। न बटेंगे न कटेंगे, जब तक छात्रों का हल नहीं निकलेगा उसी चिलम आयोग पर डटेंगे। ये जब से भाजपा, कौन सा आयोग? चिलम आयोग। चिलम आयोग, चिलम आयोग क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बाबा जो है गांजा फूंक कर बैठे हैं। ऐसे नहीं, मर्यादित शब्द, मर्यादित, मैं मर्यादा में रहते हुए कुछ भी बोलिए। मैं मर्यादित शब्द में कह रहा हूं, अगर ये संत है तो छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे? छात्रों की आवाज, मर्यादा की अपेक्षा करना इन लोग से बिल्कुल बेमानी है। योगी आदित्यनाथ जी, आप किस तरफ है ये बताइए, इधर है या उधर है? हम बिल्कुल छात्र, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से आते रहे हैं, तो छात्र हित के लिए योगी जी से कहूंगा कि जो छात्र हित में उचित है उसका अभद्रता है, ये अभद्रता है। इनकी आवाज नहीं जाएगी, माइक जहां रहेगा आवाज वही जाएगी। पीछे कितना भी चिल्लाने आज आप देखिए, सत्यता देखिए, आप बच्चों के मुद्दों को लेके चल रहे हैं, ये उससे मुकर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों पे राजनीति कर रहे हैं, उनका काम करने नहीं आए। ठीक है, ये जो 12 से 17 के बीच में इनसे पूछा जाए कि आयोग को अध्यक्ष ने हाई कोर्ट को निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा। ये महानगर अध्यक्ष अंशुमन जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ते थे, तो यही सफाई बच्चों को देसी कट्टा, देसी बम अब सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं, अब सुन लीजिएगा, सब बोलेंगे एक साथ तो नहीं, बात नहीं आएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं इनसे जवाब ले लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नारा योगी जी ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा? एक मिनट सुन लेना, अभी सुनना, मेरा जवाब सुनना फिर बोलना। सही है वो। कौन सा नारा? बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा? बटेंगे, कौन सा नारा? तो कटेंगे। लेकिन ये बताइए, लेकिन जिस प्रयागराज में आप हैं, जहां कुंभ हो रहा है, कुंभ एक समावेशी कार्यक्रम है, हर जाति हर धर्म को लेकर चलने वाला, तो इस नारे का रेलेवेंस है? बांटना काटना कोई मतलब है? कोई मतलब है? कोई मूत रहा है, कोई थूक रहा है, यही तो समझाया जा रहा है। अरे भाई, आप अगर धार्मिक कार्यक्रम है जहां पर लोग कल्पवास करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार गंगा में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर ऐसे लोग जुड़े। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस नहीं, ऐसा केपीसी नहीं हो रहा है। नहीं, अब एक ही आदमी नहीं, वन बाय वन सब नहीं। पहले आप चुप, आप शांत होइए। अरे यार, उन्हीं से बात कर लो आप जाके। जेल में है, एक एक करके बात करते हैं ना, आपस में बात करोगे तो बात कैसे होगी? दो नारे चल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहां कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा हो रहा है? पिछला विधानसभा चुनाव आप हारे, पिछला लोकसभा चुनाव आप हारे, फिर विधानसभा हारे और उपचुनाव में हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा मिल रहा है आपको? देखिए, हमें पूरा फायदा मिल रहा है। देखिए, देश को बांटने का काम आखिर कौन कर रहा है? एक योगी की भाषा ये नहीं हो सकती है। योगी कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे। अरे तुम्हें राजनीति करना, भगवा का चोला पहन करके ये कोई भाषा नहीं बोल सकता है। कुर्ता पहन ले, इनको कुर्ता पहन करके आना चाहिए अगर राजनीति करना है। एक ये बताइए, ये बटेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। चाचा, जीतेंगे। कौन सा वाला नारा? योगी जी वाला या अखिलेश जी? अखिलेश जी वाला नारा है। टोपी है इसलिए? जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, वही चल रहा है? वही चल रहा है, जुड़े रहेंगे। आपको बता देना चाहिए, देखिए, ये कोई सपा और कांग्रेस वालों ने नहीं लिखा है, ये आम छात्रों ने लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। शीलम लोक सेवा आयोग। अब आप समझिए कि सत्ता के यहाँ अधिकारी किस नशे में हैं। लाखों हजारों छात्र पूरे जो है, तो ये जो लिखा जा रहा है, ये बताइए, ये जो लिखा जा रहा है, भैया भाई साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड के बाहर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, चिलम लोक सेवा आयोग लिखना गलत है कि सही है? 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 सही है, बिल्कुल सही है। गलत है कि सही है? सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये कोई पूछने नहीं आ रहा है। सही है, एकदम सही है। सही है भाई, ये बताइए, इतने पेपर लीक हो रहे थे, इतने पेपर कैंसिल हो रहे थे, सरकार कोई तो नई पॉलिसी। इनकी सरकार में ये स्थिति आ गई है कि पेपर की कॉपियां अंदर से बदल दी जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, कॉपी अंदर से बदल दी गई, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? पार्टी में, सभी पार्टी में लीक हुआ पेपर, कोई जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी में ये सरकार आई है तब से लीक हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर अगर कहीं हुआ है
तो इस 7 साल की सरकार में हुआ है, आंकड़े एक है। सजा बताइए, क्या योगी जी ने इस पे निर्णय क्या लिया? आप ये भी तो बताइए, इस पे निर्णय क्या लिया? पिछली सरकार रहती थी, इस पे कोई निर्णय नहीं होता था। देखिए, चिल्लाने से कोई बात स्पष्ट। सुनो यार, आपस में बात करेंगे तो नहीं होगा ना। अब शांत होकर सुनिए, आपको सुन रहे थे। देखिए, इसीलिए आप पर आरोप लगता है कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। शांत होकर बात सुनिए। चिल्लाने से कोई बात सत्य साबित नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ तो हमारी सरकार ने पुनः उस परीक्षा को करा करके, निष्पक्ष तरीके से करा करके छात्र छात्राओं को नौकरी देने का काम किया। अच्छा, चूंकि हम लोग प्रयागराज में हैं, सुनिए, आ रहे हैं। शांत, पहले शांत होइए, तब बात करूंगा, तभी माइक लाऊंगा। चिल्लाएंगे तो माइक नहीं लाऊंगा। हम लोग प्रयागराज में हैं, थोड़ा सा पीछे भाई। देखिए, नहीं आ रहे, आप ही के पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये बताइए, हम लोग प्रयागराज में हैं, गुंडागर्दी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। गुंडागर्दी का ये बताइए, किस सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी, योगी जी की राज में या अखिलेश जी? योगी सरकार। गुंडागर्दी किस वजह था? इस समय सरकार ही योगी सरकार में सबसे बड़े गुंडे। सरकारी गुंडे। किस सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है? पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसी प्रयागराज की सड़कों पे आम नागरिक चलना मुश्किल था। आम नागरिक अपने अगर कोई जमीन निकाल लेता था तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, ये विधानसभा का नारा था। ये कह रहे हैं जिस गाड़ी में बैठा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा। जवाब देना चाहिए। कोई नहीं, कौन गुंडों की बात ये कौन सा करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बात उनको योगी ने। एक साथ बोलोगे कैसे होगा? वन भाई, सबसे बड़ा गुंडा। अच्छा, एक आदमी बोलो, एक आदमी चारों बोलोगे तो कैसे बात आएगी? एक आदमी। उसी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंदने का काम किया है, तो गुंडा कौन है? गुंडा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आज मैं सरकार से ये, आराम से सुनो, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी सरकार में है, गांजा तादाद ज्यादा हो गई है, महाकुंभ लग रहा है, ट्रक बिक रहा है, स्मैक भी बिक रहा है, क्यों? अच्छा, अतीक अहमद का मसला इस चुनाव में कोई मसला है कि नहीं है? अतीक, अच्छा एक बात, बहुत सारे लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से भी हैं, क्या फूलपुर के उपचुनाव में अतीक अहमद का मुद्दा कोई है या नहीं है? सफाई का मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं। कह रहे थे मुसलमान बड़े नाराज। कुछ नहीं। सब गठबंधन में है। सब गठबंधन में है। हाँ, गलत हुआ? गलत हुआ, मगर हम लोग उससे मतलब नहीं है। गठबंधन से मतलब है। चीलम आयो। अब मैं बात करूंगा, अब बोलिए, अब आराम से बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं। क्या करना है? विकास पर बात करना चाहते हैं, व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, अराजकता पर बात करना चाहते हैं, गुंडागर्दी पर बात करना? बच्चों पर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे जो जितने बच्चे हैं पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन। कुछ कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाह, आप जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, पहले सरकार में रहते हुए गुंडागर्दी, अब सरकार खुद गुंडागर्दी है, हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ही कहा है ना कि ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर सरकार गुंडा होती, एक आदमी के पास कितनी बार जाएंगे? मैं इनकी बात की जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आरोप लगाना यहीं पे आसान है। आरोप लगाना बहुत आसान है। कल तक ये गुंडाई करते थे, आज नहीं कर पा रहे। गुंडाई बढ़ी है कि घटी है? गुंडाई एकदम खत्म हो चुकी है। किसकी सरकार में? बटेंगे वाला जो मामला है, इसको जो है विपक्षी दूसरे तरीके से निकाल रहा है। मुसलमान कैसे लेता है, अल्पसंख्यक कैसे लेता है? बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब समझते हैं? बटेंगे, एक बार बट चुके, कट चुके, अब नहीं ना कोई बटेगा। क्या समाज आज भी योगी जी के साथ खड़ा हुआ है? बटेंगे कटेंगे नहीं, देश के अखंडता। देखिए कहना चाहते हैं जिनके, तो अब आप समझ लीजिए। हाँ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारा करते। लोक सेवा आयोग तो ठीक है, समझ सकते हैं कि फूलपुर के उपचुनाव में मुद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में गंगा की सफाई भी मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का आंदोलन है। हजारों की संख्या में छात्र धरना पर बैठे हुए हैं और उस मसले का इंपैक्ट इस चुनाव पर आ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।